बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग फर्स्ट ईयर से अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। और हम लोगों ने द सेल द चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था एंड वी वर डिस्कसिंग द डिफरेंट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल्स एंड देयर फंक्शंस। तो उसी के ही सीक्वेंस में आज जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसका नाम है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो हैं, पहले तो आप लोग इसमें MCQ कुछ क्लियर कर लें कि सेंट्रियोल्स जो हैं ये एनिमल सेल्स के अंदर पाया जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जैसे यीस्ट वगैरह हो गए उनके अंदर पाया जाता है। अमीबा वगैरह हो गए। लोअर प्लांट्स कहते हैं उन प्लांट्स को जिनको हम लोग ब्रियोफाइट्स भी बोलते हैं, यानी ये वो प्लांट्स होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, इनको ब्रियोफाइट्स भी कहते हैं। उनके अंदर भी जो है सेंट्रियोल्स यानी हायर प्लांट्स में एब्सेंट होता है, याद रखिएगा। एंड लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस। अब लोकेशन पूछ रहा है वो आपसे, तो न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर ये आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस है ये, और न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर आप देख सकते हैं ये सेंट्रियोल मौजूद है। अगर आप लोग डायग्राम देख लेंगे तो टॉपिक विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो तैयार हो जाएगा। तो बजाय आप किताबों की लाइनों में आप उलझते रहें, आप उसकी लोकेशन भूल जाते हैं, तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट, अब आ गया सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर। ये सिलेंड्रिकल एरे, सिलेंड्रिकल कहते हैं, सिलेंडर यानी गोल, आप देख सकते हैं ये गोल जो हैं ये रॉड्स सी हैं। अरे कहते हैं अरेंजमेंट को ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये ईच जो है आगे ईच माइक्रोट्यूब्यूल में 3 ट्यूब्यूल्स हैं, यानी ईच माइक्रोट्यूब्यूल्स में 1 2 एंड 3। दोबारा देख लें कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं, पहली तो बात है पेयर में होते हैं, एक ये देखें और एक ये देखें। और इसमें हर सेंट्रियोल जो है उसके अंदर आप देखें 9 जो है 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हर माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर 3 ट्यूब्यूल्स होंगी। तो ये डायग्राम पे देखें, और ये होते भी क्या हैं, एक दूसरे के राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब है 90 का एंगल बनाते हैं। और मौजूद कहाँ होते हैं, अभी डायग्राम दिखाई है कि बिल्कुल न्यूक्लियस के एक्सटीरियर सरफेस पे ये मौजूद होते हैं। उसके बाद सेंट्रियोल्स करते क्या हैं, फंक्शंस आ रहे हैं बेसिकली। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट बिफोर सेल डिवीजन। आपने 9th-10th में पढ़ लिया होगा कि सेंट्रियोल जो होते हैं पहले डुप्लीकेट होते हैं, यानी जो पेयर है ये पेयर जो है पहले डुप्लीकेट हो जाएगा एंड माइग्रेट्स टू ऑपोजिट पोल्स। और ये जो है सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, और जैसे ही ये ऑपोजिट पोल्स पे जाते हैं तो इनके दरमियान में वो धागे बनना शुरू हो जाते हैं जिनको कहते हैं स्पिंडल फॉर्मेशन। और ये स्पिंडल क्यों बनते हैं आपको मालूम है, इन्होंने जाके क्रोमोसोम के साथ अटैच होना है। अगेन एक बहुत अहम MCQ कि सेंट्रियोल जो हैं ये एब्सेंट होते हैं किन में, हायर प्लांट्स के अंदर, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये आप देख सकते हैं, इसका एक और फंक्शन ये है कि लोकेशन ऑफ फरोइंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन। फरोइंग कहते हैं कि जब साइटोकाइनेसिस होती है यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है, तो ये जो सेल्स जो हैं आपस में अंदर की तरफ पिंचिंग होती है, इसे बोलते हैं फरो फॉर्मेशन। और ये भी क्योंकि सेंट्रियोल्स ही एस्टर्स के ज़रिए मैसेज भेजते हैं, इसे कहते हैं फरोइंग, ताकि सेल एक सेल से 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, जिसको आप साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। इसके साथ साथ सिलिया फॉर्मेशन के अंदर भी, क्योंकि सिलिया जो है उसकी हमने कल भी पढ़ा था, इसको लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं बेसल बॉडी से, और ये बेसल बॉडीज़ भी किसके बने होते हैं, सेंट्रियोल्स के ही बने होते हैं। तो ये सिलिया वगैरह जो हैं ये यहीं से ही ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया लॉन्ग क्वेश्चन में, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कि ये एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है, यानी ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। दूसरी बात, ये प्रोवाइड सप्लाई ऑफ एनर्जी। इसका बेसिक काम जो है सेल के अंदर फंक्शन जो है वो ये है कि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। अब आपने याद रख लेना है कि 3 तरह के ऑर्गेनल आप पढ़ चुके हैं, नो मेम्ब्रेनस जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेनस का आपका ये ऑर्गेनल आ जाएगा। इसको ये अगेन आपका MCQ होगा, इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी बनाता है, ये हमारे सेल को एनर्जी देता है, बिजली देता है, लिहाजा इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल।
और अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जब इसको आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये आपको वेसिकल्स किसी गोल प्याले की तरह नज़र आएगा, छोटा सा रॉड लाइक फिलामेंट रॉड की तरह नज़र आएगा, लेकिन बहुत क्लियरली आपको ये नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोग इसको अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखें तो कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी है इसकी, बहुत इसका पेचीदा इसका स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल के अंदर एक ही तादाद में नहीं होते, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया कुछ सेल्स में कम हो सकते हैं, कुछ में ज़्यादा हो सकते हैं, शेप भी इनकी डिफरेंट हो सकती हैं। ये मैं बता ही चुका हूँ कि ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। ये डबल मेम्ब्रेनस होने के नाते इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन जो है स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ को फोल्ड हुई हुई होती है। जैसे डायग्राम में देखें कि ये देखें, ये इसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो ब्राउन कलर में दिखाई गई है ये इनर मेम्ब्रेन है। और ये जो इनर मेम्ब्रेन, ये जो फोल्डिंग्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इन फोल्डिंग्स को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी, तो ये क्रिस्टी आ जाएगा। और ये जो अंदर खाली जगह है क्रिस्टी के अंदर, ये जो खाली जगह है इसमें क्या होता है तो बाद में बताता हूँ आपको, इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। दोबारा सुन लें, इसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर और इनर। आउटर स्मूथ है जबकि इनर जो है अंदर की तरफ को फोल्डेड है, और इस फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। जैसे आ गया, इन फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन आर सिमिलर टू अदर मेम्ब्रेन्स ऑफ द ऑर्गेनल्स, यानी इसकी जो मेम्ब्रेन है वो उसी तरह ही है कंपोजिशन वाइज जैसे दूसरी मेम्ब्रेन्स जो हैं, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, उससे मिलती जुलती ही मेम्ब्रेन्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है जो आपने याद रखनी है, वो ये है कि इसके अंदर अपना डीएनए होता है, इसका अपना राइबोसोम होता है, और आपने याद रखना है कि जिस ऑर्गेनल का अपना डीएनए हो वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, यानी सेल बेशक डिवाइड हो ना हो ये रेप्लिकेट कर सकता है। और राइबोसोम होने का मतलब ये है कि ये खुद की अपनी राइबोसोम खुद भी बना सकता है, इसको किसी से प्रोटीन जो है ये खुद भी बना सकता है, और इसको किसी दूसरे से प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप लोगों ने इसमें बताना है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका जो राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये 70S होता है, ये याद रखना है। जो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में होते हैं वो 80S होते हैं, इसके राइबोसोम 70S होते हैं। अगेन ये आपके सामने डायग्राम आ गई, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, और ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है, इसको इनर मेम्ब्रेन। और इस इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग्स हैं इनको आप लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। और ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है, अब इसको बताने का वक्त आ गया, इस खाली जगह को कहते हैं मैट्रिक्स। खाली जगह से मुराद ये है कि इसके अंदर सर्कुलर डीएनए होता है, आप देख सकते हैं, और इनको ये इसका अपना डीएनए है, इसके अपने राइबोसोम है, और इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इन पार्टिकल्स को आपकी बुक में से बताया गया है F1 पार्टिकल्स, लेकिन बेसिकली इस पार्टिकल्स के दो हिस्से होते हैं, एक F1 पार्टिकल, एक F0 पार्टिकल, ठीक है। और इनको हम लोग ATP सिंथेटेज भी कहते हैं, लेकिन हम चैप्टर 10 में जाके पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ इतना याद रख लें कि इस छोटे छोटे ये जो सर्कुलर जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोलते हैं F1 पार्टिकल्स। और इन F1 पार्टिकल्स का भी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है ATP बनाने में, ये हम आपको आगे जाके जो बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर आएगा उसमें बताएंगे। फिर आप बता दें कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स यानी अंदर जो खाली जगह है उसमें क्या कुछ है। उसके अंदर एंजाइम्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक साल्ट्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स हो सकते हैं, और ये तमाम चीज़ें मिल के बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेस चला रही होती हैं। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आप लोगों के MCQ में आ सकती हैं कि मैट्रिक्स में और क्या क्या चीज़ें हैं, DNA है, राइबोसोम है, और इसके साथ साथ F1 पार्टिकल्स आ गए, और साथ साथ ये इसमें आ जाएंगे एंजाइम्स, ऑर्गेनिक साल्ट्स एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर जैसे कि जब बताया कि बहुत से मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रहे हैं, कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं। क्रेब्स साइकिल है, ये हम बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे। एनर्जी जनरेशन का एक बहुत बड़ा साइकिल है ये क्रेब्स साइकिल। ये कहाँ पे हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, यानी द ब्रेक डाउन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। फैटी एसिड को तोड़ा जाता है, ये भी यही मैट्रिक्स में ही होता है। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड, जो भी आप ऑर्गेनिक फूड लेते हैं जैसे ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, उसको यहीं पे ही तोड़ दिया जाता है ताकि इसे एनर्जी ली जा सके। एनर्जी से मुराद क्या है,
ATP फॉर्मेशन इससे हो सके ताकि ये सेल को एनर्जी या बिजली दे सके। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे मैंने बताया मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, मुख्तलिफ नंबर के होते हैं। सिर्फ काम क्या है, डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। एक शख्स जो है रोज़ वज़न उठाता है, रोज़ साइकिलिंग करता है, उसके मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो जाएंगे। जो शख्स हर वक्त घर बैठा रहता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, उसकी एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी। तो जितने आप लोग सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे उतने ही माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे और ज़्यादा पावरफुल होंगे। इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया का एक काम ये भी है, आपको पता है कि जब ATP इस्तेमाल हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, ADP, यानी बैटरी डाउन हो जाती है। तो ये ADP को दोबारा रिचार्ज भी करके दोबारा ADP को किस में कन्वर्ट कर देता है, ATP में कन्वर्ट कर देता है। गर्ज़ मतलब ये है कि क्योंकि सारा का सारा काम इसका क्या है, पावर जनरेशन के साथ है, इसी वजह से इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये आप लोगों का आज का टॉपिक था। तो उम्मीद है कि आप लोगों का आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।